मैम असाइनमेंट 4 की आंसर की मैम। नहीं बेटा, 3 की, 4 की तो अभी मैंने भेजी नहीं, कल भेजूंगी। ये 3 वाला है ना जो तुम मुस्कान मेरे को दिखा रही हो। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। वैभव आ गया, वैभव और प्रिंस। कोमल। कोमल आ गई। ओके, देखो भाई जो तुमने भेजा था क्वेश्चन, बाकी भी प्लीज देख लीजिए अगर आप लोगों से नहीं हुआ था तो। देखो, जो कोबाल्ट वाला है मेरा बेटा, कोबाल्ट की यहाँ पे +5 आ गई थी ऑक्सीडेशन स्टेट। मुस्कान, तुमने ही पूछा था मेरे से क्वेश्चन। अच्छा, आई थी कि नहीं आई थी? निकाल रहे हैं। निकालो निकालो ना, तभी मेरे को भेजो। नोटबुक में निकाल रहे हैं, कर लिया था। CO, OX2, OH2, ये था। ठीक है, -1, तो ये X हो जाएगा। ऑक्सीलेट पे कितने का होता है चार्ज? -2 का, तो ये -4। ये -1 का होता है -2 इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा +5। ठीक है। टाइटेनियम का +3 हो जाएगा। वेनेडियम के केस में मैंने ग्रुप में भी बताया था +5 हो जाएगा। तुम लोग थोड़ा सा ग्रुप भी देखा कीजिए, है ना, आप लोग सबको बोल रही हो ग्रुप भी देखा करो, वहां पे भी एक स्टूडेंट ने सॉल्व भी करके भेजा है क्वेश्चन। तो ग्लाइसिनेट पे -1 का चार्ज होता है, OH पे -1 का चार्ज होता है, तो वो लेकर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, +5 आएगा। और आयरन आएगा +2। अब इसमें देखो, अगर मैं टाइटेनियम 3+ की बात करूं तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज D1 है। ठीक है। वेनेडियम +5 में तो D0 होगा। Fe2+ में D6 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? D7 और S2 कितना हो गया? 2 3 5 D4। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो मेरा बेटा, जो आपका कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑक्सलेट और हाइड्रोक्साइड दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है। जबकि आयरन के केस में अगर मैं बताऊं, EN तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बायपिराडिल भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और एमोनिया जो है Fe2+ के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे दो भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहे हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, तो Fe+2 में क्या होगा, जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक करेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 0 होंगे। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे मेरा बेटा? कोबाल्ट वाले के केस में आएंगे। तो कोबाल्ट वाले के केस में आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 हो जाएगा। ठीक है। मुस्कान, आई होप क्लियर है। कोमल, कोमल कोमल आ गई, पीयूष यस आ गया मैम। है, ठीक है। हुस्नवाज आ गया है, ठीक है। दिशा आ गई है, ओके। चलते हैं फिर, आगे करते हैं। आज हमें क्या करना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है आज हमें। ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है, जो वीबीटी ने हमें कुछ कुछ उसकी लिमिटेशंस थी, वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो उसको ही ओवरकम करने के लिए कौन आई है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई है। ठीक है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ना काफी चीजें जो है एक्सप्लेन कर दी थी, काफी चीजें जो है एक्सप्लेन कर दी थी, उसको हमें आज पढ़ना है। ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको मेरे को ये 3 क्वेश्चन फटाफट करके दिखाने पड़ेंगे, जल्दी करके दिखाओ। करो करो, इसको सोल्व करो।
प्रिंस आ गया, ठीक है। चलो करो, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई किसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में होंगे? वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड शिखा। अच्छा अभिषेक का नहीं हुआ है, ठीक है। आयुषी, डिम्पल, हुस्नवाज, मुस्कान, सलम, करो, शिवानी, दिशा। शिखा क्या होगा इसका आंसर? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि नो मैम ऑप्शन वन मतलब 2। अच्छा किस किस में आ रहे हैं इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? मैम फर्स्ट वाले में, वेनेडियम वाले में और सेकंड वाले में। ओके, क्रोमियम 2+ में तो D4 होता है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम +3 में कितने होते हैं शिखा? मैम वेनेडियम +3 में 3D 0 हो जाएगा। 3D 0 या मैम 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा मैम। 3D 2 होगा ना शिखा? यस मैम। 0 कैसे होगा फिर? तो यहाँ पे क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 हैं, बाकी सब में देखो यहाँ पे 5 आएंगे और यहाँ पे कितने आएंगे? 9। जल्दी से बताओ। 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैम 1। है। हाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। Ni3+ में कितने आएंगे? 3D8 4s2 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s0 3D7, तो यहाँ पे 3 होंगे, तो ये तीनों तो ओड है। आपको इवन बताने थे, यानी कि 2 में ऐसा होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? 1, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बच्चों। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं पहले बोलूं, जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ ध्यान से सुन लो, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आज की क्लास का, क्योंकि आज की क्लास मतलब आज की क्या, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए जो जो क्लास आप अटेंड करते हैं ना मेरी, सुपर एक्टिव होने चाहिए आप लोग। वेरी गुड हुस्नवाज, शाबाश मेरा बेटा। पीयूष कर बेटा। क्या बात है, वेरी गुड। प्रियांशी, प्रियांशी यस मैम। कहाँ हो? मैम इधर ही हूँ क्लास में। बताओ फिर मुझे इसका आंसर क्या किया है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। पीयूष बता बेटा। अभिषेक। मैम 4। 4। हिम्मत सिंह आप बताओ। मैम 4। कोमल। प्रिंस। हुस्नवाज। इतने में चार्टे लगाऊंगी ना तुम लोगों मैम को। मैम 0 मैम 0। डी, मतलब इतना मन करा ना चार्टे लगाऊं, भूल गए क्या बोला था मैंने? जब कोबाल्ट +3 में होगा तो ऑलमोस्ट ऑल द लिगेंड्स बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सिर्फ 7 ऐसे हैं जो नहीं करते। H2 भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो सारे की सारी तो पेयरिंग हो जाएगी ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही नहीं। चार्टा लगा दूंगी, तुम लोग बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हो। ये वाला करो। कोमल आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ये टॉपिक पढ़ लिया?
मैम थियोरेटिकली तो हो गया है। इसको करो भाई, क्वेश्चन लगा के कंप्लीट कीजिए। प्रिंस आवाज आ रही है? यस मैम। तो करो ना, प्रिंस बताएगा मुझे। बताओ भाई, किसमें लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है? बताओ भाई, सबसे कम। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे क्या है, वोटर वीक फील्ड लिगेंड है ना सब में। वोटर वैसे ही वीक फील्ड लिगेंड होता है भाई, सिर्फ कोबाल्ट +3 के साथ ध्यान रखना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। सिंपल, आप बताओ। बोलो 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 जी, बोलो प्लीज बोलो। मैम ऑप्शन नंबर 3। 3 आएगा क्या? बताइए। यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे क्या होगा, D4 होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे D7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही कम क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, चल अब आ जाओ, वीबीटी की क्या खामियां थी, है ना, जो CFT पूरी करेगा। तो पहला तो मेरा बेटा यही है, जो वीबीटी था उसका पहला लिमिटेशन यही है कि उसने लिगेंड के नेचर में नहीं, लिगेंड के नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। किया था क्या? नहीं किया था। याद करो, मैंने कहा था ये CFT ने बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है। बीबीटी ने ये नहीं एक्सप्लेन किया था, और ना ही उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों हो रही है, कब नहीं हो रही। याद करो, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों हो रही है पेयरिंग। किसी किसी कॉम्प्लेक्स में आपने देखा पेयरिंग हो रही थी, किसी किसी में आपने देखा नहीं हो रही। तो ये भी एक्सप्लेन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं किया था। ठीक है, तीसरी चीज आती है, ना ही उसने ये बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि बेसिकली वीबीटी ने सिर्फ इतनी चीज बताई थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया, और उससे हमें ये पता चल गया इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसने ये बात नहीं की थी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ये आप अपने 12th में तो नहीं पढ़ते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर पे। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। और ना ही उसने ये एक्सप्लेन किया था कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो ज्यादा आ रही थी ऑब्जर्व वैल्यू से। अगेन इससे भी आपका लेना देना नहीं है, बिकॉज आप इतना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, या मैं बोलूं जो और थ्योरीज आप पढ़ोगे, इतना आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको मेन क्या ध्यान रखना है, लिगेंड के बारे में वो नहीं बता पाया था। ठीक है, उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, उसने कहीं भी कलर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट कैन नॉट या इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कलर के बारे में नहीं बताया था। याद करो, वीबीटी में क्या मैंने कोई कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी तुम लोगों को? हाँ या ना में जवाब दो सारे के सारे। नो मैम। ना ही उसने स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है, ग्राफ, किस तरीके का स्पेक्ट्रा आता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये भी नहीं बताया था। ठीक है, अब ग्राफ स्पेक्ट्रा क्या होता है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है, 12th लेवल पे नहीं पढ़ना है। ये जब आप हायर लेवल पे जाते हो केमिस्ट्री पढ़ने, तो वहां पे आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हो, जिसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से क्या करते हो, कॉम्प्लेक्सेस की के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आता है। ठीक है, इस तरीके से आता है, मतलब अलग अलग जो है आपको देखने को मिलते हैं स्पेक्ट्रा, वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस आप ये प्लीज ध्यान रखना, कलर के बारे में नहीं बताया था, कहीं भी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा था, लिगेंड्स के नेचर के बारे में भी वो नहीं बता रहा था। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है मेरा बेटा,
चल, अब बात आती Yes, है ma'am. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना हमें बहुत चीजों के बारे में बताएगी। वो हमें बताएगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग क्यों होती है ना, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग क्यों नहीं होती है, ये भी बताएगी। वो हमें ये भी बताएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स का कलर के बारे में बताएगा, कौन CFT। वो हमें ये भी बताएगी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है। तो कुछ कुछ बातें जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें बताई है। अब ये क्योंकि थ्योरी है तो इसकी पक्का एजम्पशन होंगी मेरा बेटा, है ना, लिखते हैं ना, पोस्टुलेट्स लिखते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला अजम्पशन यही था कि उसने बोला था कि भैया जो मेटल है और जो लिगेंड है इनका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, प्योरली आयनिक होगा। तो इसने मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को क्या बोला था, प्योरली आयनिक बोला था। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताई थी, ओवरलैपिंग बताई थी ऑर्बिटल्स की, जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, ओवरलैपिंग नहीं हुई थी, दूर से प्यार मोहब्बत हुई थी। वो क्या कह रहे हैं, मेटल जो कैटायन है और जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उनके बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, प्योरली आयनिक। ये क्या था, पहले एजम्पशन थी किसकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। और इसी एजम्पशन को लेके उसने पूरी थ्योरी में बात की है। क्लियर है मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताते जाना, प्लीज गिव मी थम्स अप अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, इसको पॉइंट चार्ज का नाम दिया, लिगेंड को पॉइंट चार्ज का नाम। जैसे आपका Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेंगे इनके बीच में और मेटल जो आपका कैटायन, इनके बीच में क्या होने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। फिर वो बोल रहे हैं और द नेगेटिव एंड ऑफ द पोलर लिगेंड। इसका मतलब क्या होता है, पोलर लिगेंड का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर। आप मुझे बताइए वाटर में ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, हाँ या ना, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. इसमें से कौन सा एंड जो है मेटल के जो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ऑक्सीजन के नेगेटिव एंड, है ना, और जो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वन इज द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और द नेगेटिव एंड ऑफ द पोलर लिगेंड। क्लियर है, जैसे अमोनिया हो गया आपका, है ना, वाटर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब उन्होंने ना दो तरह की इंटरेक्शन, पहली इंटरेक्शन तो ये दिखा दी, दूसरी उन्होंने इंटरेक्शन बताई है रिपल्सिव इंटरेक्शन। एक तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक हो गई इंटरेक्शन कौन सा, रिपल्शन वाला। रिपल्शन किस किस के बीच में होगा, सोचो। एक तो रिपल्शन होगा किस किस के बीच में, जो लोन पेयर के पास है इलेक्ट्रॉन उनके बीच में, और जो मेटल के पास d ऑर्बिटल है उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके बीच में रिपल्शन। दूसरा रिपल्शन वो कह रहे हैं न्यूक्लियाई के बीच में होगी। न्यूक्लियाई किसका, मेटल का, है ना, जो आप ट्रांजिशन मेटल ले रहे हो, और किसका, लिगेंड का भी तो न्यूक्लियाई होगा, दोनों के न्यूक्लियस होंगे ना, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन जो हमें यहाँ पे रिपल्सिव इंटरेक्शन के बारे में बात करनी है, वो कौन सी बात करनी है, मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनका, और लिगेंड के बीच में जो रिपल्शन हो रही है उनके बीच में हमें क्या करनी है, बात करनी है, ठीक है जी। एंजल प्लीज रीजॉइन कर बेटा। मैम सेकंड पॉइंट बता दो मैम दोबारा से। मैं मेरा बेटा ये बोल रही हूँ कि हमें यहाँ पे बात करनी है रिपल्शन के बारे में। किसकी रिपल्शन, लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और मेटल के जो पास d ऑर्बिटल, मेटल के पास d ऑर्बिटल होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्रोमियम के पास क्या है, 3d5 है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनके बीच में क्या होगी, जो रिपल्शन होगी उसके बारे में हम बात करें, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बेटा क्रिस्टल फील्ड, वो बोल रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो d की 5 ऑर्बिटल है उनको, उनकी जो शक्लें हैं उनको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, उनको क्या करनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है जी। बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, कैसे ma'am. बिठाओगे? कैसे बिठाओगे बेटा, अगर तुम्हारे ना नेक्स्ट टेस्ट में आ गए कम नंबर, अलग से पिटाई होगी, घर पे कॉल आएगा वो अलग। इसलिए मैं कह रही हूँ पढ़ना चालू कर दो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैम कह रही है, इसलिए कि तुम्हारा एम क्या है। जब तुम रात को सोते हो, सुबह उठते हो, तो सोचा करो कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। अगर वो क्लियर होगा तभी तुम्हारी जो स्टडी होगी वो फोकस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं तुम फोकस कर पाओगे चीजों पे। मैं यहाँ पे बहुत स्लो चलूंगी तो सिलेबस अपना अगले साल खत्म होगा, इसीलिए प्लीज
कह रही हूँ मैं, कान खोल के बैठो। अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ उसके बाद नहीं समझ में आती तो रिकॉर्डिंग जाओ और देखो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनो, इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान लगा के सुनो क्या बोल रही हूँ। अब देखो इधर 5 डी ऑर्बिटल है, दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। सबको दिख रही है? चलो dxy क्या है ये दिख रही है आपको? dxy का मतलब क्या है? xy एक्सिस के बीच में ये लोब्स दिखा रखे हैं, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो। यस मैम। और ये क्या है? ग्रीन ग्रीन क्या दिखा रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है लोब्स में। ठीक है, ऐसे dyz है, dyz है और dxz है। ये तीनों के तीनों क्या है? इनके जो लोब्स हैं वो किसके बीच में है? एक्सिस के बीच में है, इन बिटवीन द एक्सिस। देख पा रहे हो? एक्स वाई जेड के एक्सिस के बीचों बीच है, देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। कि जो ये डी ऑर्बिटल हैं वो क्या है? अलोंग द एक्सिस। देखो एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं, देख पा रहे हो? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर x एक्सिस के ऊपर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, Yes, y ma'am. एक्सिस के ऊपर। dz स्क्वायर में क्या है? z एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है मेरा बेटा, ये पांचों की पांचों आपको डी ऑर्बिटल पता होने चाहिए, कौन एक्सिस के बीच में है और कौन एक्सिस के ऊपर है। ठीक है जी, चलो ओके। क्या तुम्हें ये दिख रहा है? अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मैम ये नाम ही समझ में नहीं आया हमें, तो कोई नहीं, मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। क्या तुम्हें ये शक्ल दिखाई दे रही है ऑक्टाहेड्रल की? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके चलो, होगा क्या? देखो ये तुम्हारा मेटल है, ठीक है? ये तुम्हारे 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब तुम एक्स एक्सिस कंसिडर करो, वाई एक्सिस करो। ध्यान रखना इनमें एंगल कितना है? 90 का, दिख रहा है? 90 90। ठीक है, 90 और आपस में भी 90 है का। तो एक्स एक्सिस में कंसिडर कर लेती हूँ ये वाला, वाई एक्सिस मेरा ये वाला हो गया, और जेड एक्सिस में ये वाला कंसिडर कर लेती हूँ, है ना? बिकॉज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है मेरा बेटा? कि जो लिगेंड है वो एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। यस मैम। यस मैम। लिगेंड अप्रोचेस टू एक्सिस, या लिगेंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस? यस और नो? जवाब दीजिए मेरे को सारे। यस मैम। यस अगर मैम। आप नहीं दे सकते हो तो चैट बॉक्स में लिखो, वरना गिव मी थम्स अप। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर आओ, आपके पास मेटल है ना? पॉजिटिव चार्ज भी होगा उस पे, है ना? अब उसको क्या दिख रहा है? दूर से लिगेंड आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लिगेंड आ रहे हैं, और जैसे ही लिगेंड आ रहे हैं मेरा बेटा, क्या होगा? क्या होगा? जो, ध्यान से सुनना, जो ऑर्बिटल मेटल की डी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है, कौन सी है? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, यस है ना? मैम। अब लिगेंड के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इनके पास भी क्या है? इन डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी? रिपल्शन हो जाएगी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये लिगेंड जो एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा रिपल्शन क्या करेंगे? दो डी ऑर्बिटल फेस करेंगे, उसके अलावा dxy dyz और dzx नहीं करेंगे इतना। मानते हो कि नहीं मानते हो? यानी कि इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और इनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज्यादा ज्यादा देगा। वाई? इनकी क्यों ज्यादा हो रही है? बिकॉज ये ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं। इनकी क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये रिपल्शन फेस नहीं कर रहे हैं। पहले हम क्या पढ़ते थे कि मेटल की जो डी ऑर्बिटल है उनकी क्या है? सेम एनर्जी है, लेकिन जब लिगेंड आएंगे तो सेम एनर्जी नहीं होगी। क्या हो जाएगी? डीजेनरेसी उनकी ब्रेक हो जाएगी। व्हाट इज डीजेनरेसी? अगर आपके मेटल जो आपके 5 डी ऑर्बिटल है, अगर उनकी एनर्जी सेम है, उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब लिगेंड के इन्फ्लुएंस में उनकी डीजेनरेसी क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे आ गए। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम।
मैम। पी में हम नहीं पढ़ते, एफ में कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम डी वाले के केस में, डी ऑर्बिटल के केस में स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, तभी इसका नाम आया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब क्रिस्टल नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल कहां से आया। आपने सुना होगा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन लैटिस, वो क्या होते हैं, 3D अरेंजमेंट होते हैं आयंस की, उसमें आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस अरेंज्ड होते हैं, एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन। इसलिए अगर आपने नोटिस किया तो इसका जो पहला असम्पशन था वही था कि वो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है कि बॉन्ड जो है वो प्योरली आयनिक है, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब क्या करना है आपको, ये बनाना है, आपको क्या करना है, ये बनाना है अपनी नोटबुक में। पहले आप मेरे से समझेंगे फिर बनाएंगे, इसको बनाने की नीड आपको नहीं है, ठीक है। अब समझो, पहले मैं बोल क्या रही हूँ, पहले बेटा जब तक लिगेंड नहीं था मेटल के सामने, मान लो तुम पहले एकदम फ्री बैठे हो, ठीक है, एकदम मस्त बैठे हो, स्टेबिलिटी मिल रही है तुम लोगों को, है ना, स्टेबिलिटी तो मिल रही है, ठीक है। तो पहले क्या होगी, जो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, सेम थी। कौन कौन सी थी वो, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, सेम थी। अब मेटल क्या कह रहा है, राम मेरे सामने से देखो इतने लिगेंड की फील्ड आ रही है ना, एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है ना, लेकिन वो क्या आ रहा है, सिमेट्रिकली आ रहा है, यानी कि सारे की सारी मेटल, अब देखो ये मेटल है, उसकी 5 डी ऑर्बिटल है, सामने से लिगेंड का झुंड आ रहा है, लेकिन अभी वो बहुत दूर है, तो सारे के सारे जो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जीज है सारी एक तरीके से इफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या है, कुछ ऊपर चली गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, असली में नहीं है ये, दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एवरेज एनर्जी है ये, कि कुछ इस तरीके से एनर्जी को ऊपर दिखा दिया। एक बात बताओ, जब लिगेंड बहुत पास आ जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, धक्का मुक्की होगी, यस यस मैम। और मैम। अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो दोनों के दोनों टीमें क्या करेंगी, जोर लगा देंगी, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जो ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा, और कौन रिपल्शन सबसे ज्यादा फेस कर रहा है, ये दो ऑर्बिटल कर रहे हैं, और यस मैम। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, ऊपर वालों की कम हो ज्यादा, जाएगी। नीचे वालों की कम हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है मुस्कान, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि dx पे फिर से बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज सुन लो, इंपॉर्टेंट है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी ऊपर चली गई, बाकी तीनों की क्या आ गई, नीचे आ गई, ठीक है मेरा बेटा। अब जो ये दोनों डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गई हैं, देख पा रहे हो, जो ये स्प्लिट हो गई हैं डी ऑर्बिटल, इनका जो गैप है, जो एनर्जी है, एनर्जी गैप है बिटवीन दीज टू डी ऑर्बिटल, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ बोलते हैं। डेल्टा ओ क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड splitting in octahedral complexes. Complexes. ठीक है, ओ क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल। समझो क्या बोला मैंने, समझो समझो, ओ क्या है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या बोला जाता है, मैं फिर बोलूं, ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, इसलिए कह रही हूँ यहाँ पे समझ लो। ओके, जो ये 3 डी ऑर्बिटल हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। वाई ट्रिपली डीजेनरेट, क्योंकि 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसकी एनर्जी सेम है। इसको हम दिखाते हैं T2G से। किससे दिखाते हैं मेरा बेटा, T2G से। याद कर लो, नई नई टर्म्स हैं, T2G ट्रिपली डीजेनरेट। इसको हम क्या बोलते हैं, डबली डीजेनरेट। वाई डबली डीजेनरेट, क्योंकि 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, इसको हम दिखाते हैं EG से। EG का मतलब डबली डीजेनरेट, T2G का मतलब ट्रिपली डीजेनरेट। मैं भी G क्या है, G होता है G रेड। G क्या होता है, G रेड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री।
अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो वहां पे जी लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। समझ में आ रहा है? अब देखो ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, चेक करिए। हाँ मैम है तो सही। कैसे है यस मैम। देखना इधर, ये देखो, अगर तुम मान लो यहाँ पे खड़े हो जाते हो, सेम डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करो, सेम डिस्टेंस नीचे जाओ, अगर दोनों चीजें सेम मिल रही हैं तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऊपर जा रहे हो लिगेंड, नीचे आ रहे हो लिगेंड, यहाँ पे जा 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 रहे हो लिगेंड, इट मींस ऑक्टाहेड्रल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। हाँ जी बोलो, हाँ के ना? यस मैम। देखो ये बातें हैं, आई नो बहुत नई नई चीजें हैं, इसलिए कह रही हूँ, अगर दोबारा भी रिकॉर्डिंग देखनी पड़े तो देख लेना, बिकॉज नए टॉपिक्स हैं, तुम्हारे लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से, इतना समझ में आया? चलो अब क्या है, आगे कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, आइए देखते हैं। देखो ओके, पहला पॉइंट है कि जो एनर्जी सेपरेशन है उसको आप किससे दिखा रहे हो, डेल्टा ओ से। जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल की, उनके बीच में, उसके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको कितना है, वो डेल्टा ओ। किससे दिखाया गया है, डेल्टा ओ से दिखाया गया है, ठीक है? जो एवरेज एनर्जी है ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, इधर देखो ये क्या है, एवरेज एनर्जीज है, तो ये किसको दिखाया गया है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बैरी सेंटर। क्या दिखा रहा है मेरा बेटा, बैरी सेंटर। Very center. बैरी सेंटर से जो 3 डी ऑर्बिटल हैं, कितनी एनर्जी से वो डिक्रीज हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, -0.4 डेल्टा नोट से। और 2 डी ऑर्बिटल है, कितनी एनर्जी से इंक्रीज हुए हैं, वो 0.6 डेल्टा नोट से। ये आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ याद रखना है। माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हुई है। क्लियर है यहाँ पे ये बात? बैरी सेंटर से 3 डी ऑर्बिटल की एनर्जी कितने से डिक्रीज हुई है, -0.4 डेल्टा नोट से। कितने से इंक्रीज हुई है 2 डी ऑर्बिटल की एनर्जी, 0.6 से। अगर मैं माइनस को हटा दूं, क्योंकि माइनस तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हुई है, अगर आप 0.6 को ऐड कर देते हो तो ये कितना आएगा, यही आएगा। तभी देखो दोनों का क्या है, गैप, डेल्टा ओ। देख पा रहे हैं सारे बच्चे कितना है डेल्टा ओ? मुश्किल लग रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। नई चीजें हैं, इट विल टेक टाइम, आपको समझना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी। बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, अब कहानी थोड़ी वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, D&F फ्लो, ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से किए हैं, बार बार आपने रिवीजन की है इसकी, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको समझने का काफी ज्यादा है। ये इकलौता ऐसा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, करती हूँ शिखा मैं रिपीट, जिसमें आपको बहुत ज्यादा समझना है। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे तो वैसे एक अलग से चैलेंज आ जाएगा आप लोगों के लिए करना। मतलब अब सफर आसान तो नहीं है मेरे बेटा, है ना? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए सारी चीजें आसान कर पाऊं, लेकिन आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 12th क्लास में हो, नीट का पेपर देने वाले हो, चीजें इजी तो नहीं होंगी, ये तो तुम लोग भी मानते हो। तो तुम लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अब केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसको समझ लोगे तो इट विल बी वेरी इजी आप लोगों के लिए। बट अगर नहीं समझोगे तो गया असली, मतलब नीट वो बोलते ना बच्चों, बाएं हाथ का खेल थोड़ी ना डॉक्टर बनना। आपकी बहुत चीजें टेस्ट होंगी बेटा इस सफर में, इस जर्नी में। आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपका किस तरीके से आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, किस तरीके से आप पंक्चुअलिटी को देखते हो, मतलब पंक्चुअल कितने हो आप, आपका माइंडसेट कैसा है, खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है कि नहीं कर रखा, ये सारी चीजें इस जर्नी में देखी जाएंगी। कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो, कितने असाइनमेंट लगा रहे हो, टेस्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहे हो या नहीं। ये एक दिन की थोड़ी ना बात है, ये तो कलेक्टिवली जो आपने 2 साल मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा।
तो मैं फिर बोल रही हूँ इजी तो नहीं होगी कुछ चीज, बट इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ा सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, एंड में तो आपको ही पढ़ना है। अगर आप सोचो मैं एक चीज को 10 बार बताऊंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे बताने की नीड भी है। ठीक है, एक बार देख लो, एक बार सीखा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो एनर्जी गैप है बिटवीन 2d और वाइटल, ठीक है, वो कितना है, डेल्टा नोट है। ठीक है, डेल्टा नोट नहीं, डेल्टा ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। और जो एवरेज एनर्जी है उसको क्या बोला इन्होंने, बेरी सेंटर बोला है। ठीक है, उसके बाद दो जो ईजी और वाइटल है, दो कितने से उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, 0.6 से। 0.6 और 3 T2G की एनर्जी कितने से डिक्रीज हुई है, 0.4 से। 0.4 से। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, 3 T2G आ गए और 2 EG आ गए। इसके बाद हमारा क्या काम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का काम होता है। अब इलेक्ट्रॉन को भरते वक्त तुम्हें क्या ध्यान रखना है, हुंस रूल ध्यान रखना है। ठीक है, आपको और क्या ध्यान रखना है, लिगेंड की स्ट्रेंथ और पेयरिंग एनर्जी, ये दोनों चीजें आपको ज्यादा ध्यान देनी है। ठीक है, करते हैं इसको। एक नया वर्ड तुम लोगों के लिए आ रहा है, पेयरिंग एनर्जी। क्या होता है पेयरिंग एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी क्या होती है मेरे बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। जैसे अगर मान लो ये है, ठीक है, आपको इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना है, यहाँ पे भेजना है, इसको यहाँ भेजना है, तो ऑब्वियस सी बात अपने आप तो जाएगा नहीं, यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो वो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। देख लो सारे, सोच लो, समझ लो, हाँ मैम। फिर बोल रही हूँ देख लो, समझ लो, हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, अच्छा। अब आगे समझते हैं थोड़ी सी चीजें, अब थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा और अपना लेवल बढ़ाते हैं। मान लो ये आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोई भी, आप लेट से क्रोमियम ले लो, कुछ भी ले लो, मान लेते हैं उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आई है D4 आई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मैं बात ही नहीं कर रही हूँ कि कौन सा ले रही हूँ, लेट से कोई भी है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को आप इसी तरीके से फिल करते हो मेरा बेटा, यस मैम। लेकिन जैसे ही लिगेंड आ जाएंगे तो डी और वाइटल की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, नीचे T2G आ जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, EG चला जाएगा। जी। अब तुम मुझे ये सोच के बताओ सारे बच्चे, अगर तुम्हारा जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल की डी और वाइटल को, वो लिगेंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हुआ, वो लिगेंड तुम्हारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, तो तुम मुझे बताओ स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। हाँ सोचो सोचो, वेरी गुड, सारे सोचो, ज्यादा होगी या कम होगी? मैम ज्यादा होगी। ज्यादा, क्योंकि बेटा अगर लिगेंड जो है, ध्यान से सुनना, अगर लिगेंड डायरेक्ट मतलब अप्रोच कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा ही होगी, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अच्छे से अप्रोच कर पाएगा, तो एनर्जी क्या है, और ऊपर बढ़ जाएगी, और जितनी ऊपर बढ़ेगी उतनी ही डिक्रीज भी होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये वाला जो केस है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस है, जहां पे आप देख पा रहे हैं एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ कोमल, स्प्लिटिंग मेटल्स पे डिपेंड करती है। स्प्लिटिंग किस पे, मेटल जो यूज पे डिपेंड। देखो स्प्लिटिंग मेटल पे डिपेंड, अभी मैं बोलूंगी लिगेंड पे डिपेंड करेगी कि आपका लिगेंड कैसा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब देखो ये चीज जरूर ध्यान रखना, कोमल ने बहुत अच्छा सवाल क्वेश्चन पूछा कि मैम मेटल पे डिपेंड नहीं करेगी क्या। देखो कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जहां पे मैं आपको बताऊंगी अगर मान लो कोमल तुम्हारे पास लेट से 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है मेरा बेटा, 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो अगर तुम मान लो तीनों में लिगेंड को चेंज करा रहे हो तो मेक श्योर मेटल शुड बी सेम, तो वहां पे लिगेंड का इफेक्ट पड़ेगा, स्प्लिटिंग क्या हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो तुम्हारा लिगेंड भी सेम है, मान लो एक ये क्वेश्चन है तुम्हारा, लेट्स से
और एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, क्या डिफरेंट है? ऑक्सीडेशन साइड, यहाँ पे कोबाल्ट +2 में, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में, तो यहाँ पे भी स्प्लिटिंग पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। एक के केस में ज्यादा होगी, एक के केस में कम होगी। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसपे इफेक्ट करती है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, अभी कंसिडर करके चलो कि जिस भी कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रही हूँ वहां पे आपका सेंट्रल मेटल सेम है, लिगेंड डिफरेंट होगा फॉर नाउ। तो अगर लिगेंड मेरा बेटा स्ट्रोंग होगा तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ऊपर ज्यादा जा रही है तो नीचे भी ज्यादा ही होगी, तो गैप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो केस है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी नहीं और ज्यादा कम भी नहीं होगी, तो गैप क्या हो जाएगा? फिर कम ही हो जाएगा। तो ये वाला किसका केस है? वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है बेटा? देखो सारे बच्चे, बढ़िया, यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, गिव मी थम्स अप, चैट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा टॉपिक है। अच्छा मैम एक बार बात बता दो बताओ, कि किसमें ज्यादा, है मैम किसमें ज्यादा होगी? अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा होगी, लिखा तो है। अब एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा होगी स्प्लिटिंग, तो एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को तुम्हें ऊपर भेजना है T2G से EG में तो ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि अब स्प्लिटिंग क्या है? ज्यादा, गैप ज्यादा है। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, जो डेल्टा O होता है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है। मतलब डेल्टा O इज व्हाट? स्प्लिटिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए एनर्जी। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पेयरिंग करवाने के लिए, पेयर करवाने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उसमें पेयरिंग होती है, और वो किस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मेरा बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं पेयरिंग टेक्स प्लेस, बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। जबकि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है मेरा बेटा? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती। और वो किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखो पेयरिंग नहीं होती है। अब पेयरिंग नहीं होती है तो मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? EG में। जबकि यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? T2G। तो पहले आप T2G में पेयरिंग करवाओगे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसके बाद EG में करवाओगे। अभी मैं बहुत सारे 10 एग्जांपल बताऊंगी, डोंट वरी। पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तुम थोड़ा सा समझ पा रहे हो क्या रहा है? तुम थोड़ा सा समझ पा रहे हो? एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। लिगेंड आ रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग जब होती है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें ध्यान से थोड़ा सा, मैं थोड़ा और डेप्थ में लेके जा रही हूँ तुम्हें। एक बात बताओ, जब ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम है, तो एनर्जी भी कम ही रिलीज होगी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। एक बात बताओ, अगर किसी केस में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज नहीं हुई है और तुम्हें पेयरिंग करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ गई है, तो क्या वो पेयरिंग होगी? वहां पे नहीं होगी। तुम कहोगे मैम इतनी तो एनर्जी रिलीज नहीं हुई जितना हमें पेयरिंग करवाने में एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो हम क्यों करवाएं? मानते हो या नहीं मानते? यस मैम। यस। तो यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड के केस में आप पेयरिंग नहीं करा। ध्यान रख लोगे? यस यस मैम। अब हम निकालेंगे CFSC। याद करो मैंने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास कि बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुम्हें स्टेबिलिटी भी बताती है कॉम्प्लेक्स की। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे CFSC। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इवन कुछ टीचर्स भी बोलते हैं, और कुछ जगह आपको गूगल पे भी मिलेगा, बट दैट इज रॉन्ग। CFSC होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कि वो कॉम्प्लेक्स का स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना है। ठीक है, उसको निकालने का फॉर्मूला लिखो पहले तो ये, फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीजें। लिखो एक बार जल्दी से, शाबाश, लिखो लिखो, वेरी गुड।
परिधि क्लियर है? नाजो, आयुषी, दिशा, आयुष, शगुन, अंशिका, हुड्डा, पलक, बहक, बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करना है ना जी। वेरी गुड। और कौन कौन है यहाँ पे स्टूडेंट? सना, सना तो लेट आई आज भाई। श्रीजल, आई होप ऑल एवरीवन इज लिसनिंग। यस बेटा, यस मैम। बहुत बढ़िया, यस मैम। शाबाश। बस तुम्हारा यस मैम सुनती हूँ, लेकिन कोई भी डाउट हो आस्क मी, ठीक है? क्योंकि बुक्स में ये चीज नहीं है मेरा बेटा, मतलब ये तो है बट वो नहीं है, कुछ कुछ चीजें नहीं है। ओके चलो, CFSC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? -0.4 n T2G। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 n डैश Eg क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। क्लियर है? डेल्टा नोट। ये तो आ गई कि जब स्प्लिटिंग हुई तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ। देखो तुम ना थोड़ा सा फील लो इस टॉपिक का। एक बात बताओ, तुम्हारे सामने मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तुम्हें इसका ना ये बताना है कि कितना स्टेबल है कॉम्प्लेक्स। तुम कैसे देखोगे? सबसे पहले ये देखोगे लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को तो कितनी एनर्जी जो है, मतलब कितना स्प्लिटिंग होगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, है ना? साथ ही साथ ये भी तो देखोगे ना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए खर्चा कितना हुआ, ओवरऑल खर्चा निकालोगे ना, प्रॉफिट कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, दोनों को ऐड करके निकलेगा ना तुम्हारा रिजल्ट। यस और नो? यस यस तो मैम। बस यही तो है यहाँ, यही तो है। स्प्लिटिंग से कितनी एनर्जी निकली, रिलीज हुई, और पेयरिंग के लिए तुमने कितनी एनर्जी दी। एनपी क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमने पेयर करवाए हैं, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस लाइन को भूल, मतलब इसको भूल जाओ क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है? बाकी सारा क्लियर हो गया ना? एन क्या है, एन डैश क्या है, ये क्लियर हो गया? हाँ, यस मैम। एक लाइन लिख लो Yes, यहाँ ma'am. पे, एक लाइन लिख लो नोट लगा के, नोट लगा के लिख लो यहाँ पे। पेयरिंग एनर्जी is include in strong field ligand in case of strong field ligand। मतलब आपको सिर्फ strong field ligand के केस में ही पेयरिंग एनर्जी को काउंट करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है? थोड़ा सा और फील दिलाऊं, आ जाओ और फील दिलवाती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ। एक बात बताओ, हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल ये कहता है कि पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, फिर पेयरिंग करवाओ। यही बोलता है ना वो, यही बोलता है। यस मैम। Yes, ma'am. यस Yes. मैम। अगर मान लो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो तुम्हें हुन्स रूल के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, Yes, क्यों? ma'am. क्योंकि तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पे डालना पड़ेगा। अब तुम अगर किसी रूल के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो तुम्हें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, और ये तुम Yes, ma'am. किसमें दे रहे हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ही दोगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में तो मस्त हुन्स रूल फॉलो हो रहा है। जहाँ पे हुन्स रूल के तुम अगेंस्ट जा रहे हो, क्योंकि वहीं पे तो तुम पेयरिंग करवा रहे हो, और जहां पे तुम पेयरिंग करवा रहे हो वहीं पे तो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ही पेयरिंग एनर्जी आएगी ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। लिगेंड में तो मस्त काम चल रहा है, ठीक है? तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर कि पेयरिंग एनर्जी इज इंक्लूड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ओनली, दैट्स इट। चलो अब मैम ये निकालते कैसे हैं ये तो बताया नहीं आपने, फॉर्मूले बताए जा रहे हो। चलो निकालना सीखे। आर यू रेडी? पानी वानी पी लो, Yes, मैं भी पी ma'am. लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 10:15 तक टाइम है। बहुत आराम से करेंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। पानी वानी पी लो जल्दी से, और जिसने अभी तक नोटबुक नहीं निकाली थी कृपया करके निकाल लो, है ना? अगर तुम कहोगे ना मैम हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगा दो, मतलब एक्स्ट्रा क्लास बोलो तो रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास समझते हो ना तुम लोग, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। बस तुम मेरे Yes, को ma'am. एक बार बता देना, मैं तुम्हारी लगा दूँ, लेकिन उसमें फिर सारे बच्चे आने चाहिए, 40 के 40, ठीक है? तो
अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो सॉल्यूशन की आपकी काफी बार लग चुकी क्लास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी लग चुकी है ना, केमिकल काइनेटिक्स की लग चुकी है, अभी तक डी एंड एफ लोग की नहीं लगी है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो तुम्हारा ना 18 अगस्त को है इसका टेस्ट, तो इसका रिवीजन क्लास लगाएंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन की भी लगा लेंगे। तो मतलब जितने अभी तक मैंने चैप्टर कराए हैं तीनों की तो काफी मतलब रात सर ने लगा दी है क्लासेस, कुछ अपने क्लासेस मतलब अपने रेगुलर क्लासेस में भी लगी हैं, तो मैं मान के चलूं ये चैप्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे आपके पहले 3 फिजिकल के। यस मैम। यस मैम। है ना मेरा बेटा। चलो सीखे फिर, आओ जी। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं D1 से। कान आंख सब कुछ खोल के बैठोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे D1 की। तो कैसे करेंगे मेरा बेटा, D1 है, स्प्लिटिंग होगी। देखो मैं कुछ कुछ स्टार्टिंग में वो करते हैं ना पेपर में, स्टार्टिंग में तो राइटिंग बड़ी सुंदर सुंदर आती है, फिर बाद में खिचड़ी पर पका देते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आफ्टर 3-4 एग्जाम्पल्स उसके बाद मैं भी फटाफट से लिखूंगी फिर, ठीक है। तो किसमें स्प्लिट होगा बेटा, EG में होगा और T2G। T2G में। वेरी गुड, T2G में होगा। चलो ऐसे में चलो पहले यही कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि D1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही है तो इसको मैं ऐसे ही फिल करूंगी, ठीक है। अच्छा, 3 और बाइटल की एनर्जी कितने से डिक्रीज हो रही है, 0.4 डेल नोट, और 2 की कितने से इंक्रीज हो रही है, 0.6। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो CFSC क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं T2G में, 1 है, और कितनी एनर्जी से डिक्रीज हो रहा है, -0.4, तो यहाँ पे CFSC क्या आ जाएगी, बताओ हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक बार रिज्वाइन कर लो मेरा बेटा, अगर फिर भी ना हो रही हो तो फिर क्लास ही लीव कर देना, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं जब D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। समझ गए ना D2 का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया है ना, उसमें D2 आ रहा है, तो उसके केस में बता रही हूँ मैं। तो D2 में क्या होगा, EG में जाएगा और किस में जाएगा, T2G। T2G में स्प्लिट होगा। चलो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आएंगे मैम, इस तरीके से आएंगे, तो CFSC क्या हो जाएगी, -0.4 इंटू 2 इंटू डेल नोट, तो ये कितना आ जाएगा, -0.8। वेरी गुड। अब मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा D1 और D2 में अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड लूं तो, नो मैम, यानी कि वेरी गुड, यानी कि चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, D1 और D2 में CFSC क्या आएगी, -0.4 और -0.8 ही आएगी, ठीक है। तीसरा एक केस ले लेते हैं, D3 वाला ले लें क्या, चलो D3 में क्या होगा, EG में स्प्लिट होगा, और जल्दी तुम भी बनाओ, मेरा मत देखो, तुम भी बनाना शुरू करो। T2G में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे मेरा बेटा, 1 2 3, तो CFSC क्या आएगी, -3 इंटू 0.4 डेल नोट, तो ये कितना हो जाएगा, -1.2 डेल नोट। क्या इसमें फर्क पड़ेगा क्या, अगर वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैम तो याद करो मेरे वो कल वाले पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए थे कि इन केस ऑफ D1 D2 and D3 CFSC is same whether the ligand is, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग और वीक। बताओ भाई। यस मैम। यस मैम। चलें आगे, यानी कि क्लियर हो गया ये। चलो फोर्थ आते हैं बेटा, कह रहे अभिषेक, मैम मैं समझ आ गया मैं। अच्छा चलो D4 पे चलें। अब D4 में 2 केस बनेंगे, कौन कौन से, वीक फील्ड लिगेंड वाला और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। चलो बनाओ फिर, बनाओ बनाओ, देर किस बात की, पेयरिंग एनर्जी तो नहीं आएगी ना इनमें, क्योंकि पेयरिंग तो करवाई नहीं मैंने कहीं पे भी, ठीक है। चलो यस मैम। EG और T2G,
यहाँ पे भी क्या आएगा, Eg और T2G। चलो फिल करना शुरू करो। अब बेटा इस पे गैप पे मत जाना, ऑब्वियस ही बात है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में गैप ज्यादा होगा, बट यहाँ पे क्योंकि मैं आपको CFSC निकालना सिखा रही हूँ तो गैप छोटा ज्यादा दिखे इस पे मत जाना तुम लोग, ठीक है। हाँ, तुम्हारे जो स्कूल के एग्जाम में अगर लिखना आता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो उस केस में तुम्हें बड़ा ही प्यारा सा बनाना पड़ेगा। चलो D4 कैसे करूंगी, 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, T2G में। नीचे आएगा। चलो फिर T2G में। निकालो CFSC कैसे निकालोगे इसमें, -0.4 into 3 प्लस 1 into 0.6, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ भाई। मैम -1.2। -1.2 आ रहा है, -0.6। एक मिनट रुकना, मैम -0.6। 6 12 होता है भाई, मेरे को भी यस मैम 0.6। 0.6, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकालोगे CFSC, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए कितनी होती है, -0.4, तो 4 के लिए कितनी होगी, कर दो -1.6, यस मैम। ठीक है। ऐड नहीं करना मेरे बेटा, माइनस है ना वहां पे। अब प्लस पेयरिंग एनर्जी करूँ ना, यहाँ पे देखो तुमने एक जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया तो 1p आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल खर्चा तुम्हें, ओके सना, ओके बेटा, तो टोटल खर्चा तुम्हें लिखना है CFSC में, ठीक है। मतलब जो टोटल तुम्हारा, एक तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, उसके अलावा और तुम्हें कितना एनर्जी देकर पेयर करवाना पड़े वो भी तुम्हारा क्या लगा है, खर्चा हुआ है ना, तो ओवरऑल तुम्हें काउंट करके CFSC निकालनी होती है, ठीक है। चलो अब आ जाए D5 पे आ जाए, चलो यस मैम। अब तुम निकालो भाई जल्दी जल्दी, देखो तुम मेरे से मेहनत करवा रहे हो, चलो निकालो सारे बच्चे, शाबाश, मैं देख रही हूँ सबको। मजा आ रहा होगा, यस मैम। चलो Yes. मजे लो और करो। यस मैम। चलो जी 5 का फिल करो फटाफट, कितना आ रहा है वीक मैम कर क्वेश्चन दिया। में, मैम कर दिया मैम। कितना आ रहा है CFSC, मैम 0। मैम Very 0 आ रहा है मैम Zero. इसका। 0 आ रहा है, शाबाश। अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे करोगे, मैम 2 आ रहा है इसका तो। 2 आ रहा है। बताओ मुझे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, मेरे को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा वरना। हाँ 2 आ रहा है, वेरी गुड, मैम -2 -2। आएगा नहीं बेटा, -2। क्योंकि यस मैम -2 तुम मैम एक चीज -2। नोटिस कर रहे हो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम T2G में भरते जाओगे उतना एनर्जी तुम्हारा कम आता जाएगा, CFSC उतने मतलब ज्यादा स्टेबल होगा वो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर एनर्जी जितना ज्यादा कम होगी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी ना मेरा बेटा, ठीक है। लेकिन क्या इसमें पेयरिंग एनर्जी करोगे कि हाँ मैम 2 जबरदस्ती हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई है तो 2p आप प्लस 2p। +2p होगा, शाबाश। D6 में देखो 1 2 3 4 5, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तुम नहीं पेयर करवा रहे हो, वो तो ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। हाँ सुन लो क्या बोल गई मैं, इधर आओ, 6 इलेक्ट्रॉन तुमने नहीं पेयर करवाया, वो तो ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगा ना, लोअर एनर्जी में आना चाहता, हर कोई इंसान स्टेबिलिटी चाहता है ना, तो वो नीचे ही आएगा, तुमने नहीं करवाया पेयर। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6, तो एक तो ऑलरेडी था, तुम्हें क्या कर, इधर आओ, तुम्हें क्या करना है, वीक फील्ड लिगेंड को देखो कितनी पेयरिंग है, एक कंपैरिजन करो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एक्स्ट्रा कितना पेयर हुआ, मैम मैम 2 है। मैम 2 मैम। अच्छा मैम मैं वीक फील्ड को ही देखी जा रही थी। तो वीक फील्ड लिगेंड में CFSC निकालो सारे बच्चे, मैं तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगी, -0.4 डेल नोट आ रहा है,
और इसमें आ रहा है CFSC, निकाल के देखो तुम लोग, -2.4 डेल नोट प्लस 2p। ध्यान रखना एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर किए वहां पे पेयरिंग एनर्जी आएगा। वीक फील्ड लिगेंड से कंपेयर कर लो, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में लिखते हैं यहाँ पे 3p, बट यहाँ पे होता है 2p। आपको देखना है एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर किए व्हेन यू कंपेयर विद वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम, यही आ रहा है मैम। यस मैम। चलो 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 निपटाओ, 7 वाला करो। अरे मेरे पास एक ही पेज रह गया भाई, 7 वाला निपटाओ चलो। इसलिए मैं देखो थोड़ा सा ना कंजूसी करूंगी पेज को यूज करने में, ठीक है, संभाल लेना तुम लोग। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा और ये वीक फील्ड लिगेंड वाला हो जाएगा। चलो मुझे निकाल के बताओ। फिर उसके बाद D8 का करना, D9 का करना और D10 का। चलो करो, टेक योर टाइम, आई एम टेकिंग रेस्ट। एक बार कैलकुलेशन अपने एंड से भी कर लेना, है ना, हो सकता है कई बार मुझसे अगर गलती हो जाए लिखने में। देखो भाई क्या आ रहा है। अरे वाह क्या बात है, बाकी बच्चे भी दिखने चाहिए मुझे। अरे क्या बात है, क्लैपिंग फॉर ऑल द किड्स हु हैव रेज्ड देयर हैंड, शाबाश। मुझे 9 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मुस्कान नहीं हुआ क्या? फ्रेंची, प्रिंस, पीयूष, पीयूष का तो हो गया, चलो। दोनों मुस्कान, खुशी, हुस्नवाज, कहाँ हो, कहाँ हो? देखो वीक फील्ड लिगेंड में कितना आएगा, 1 2 3 मैम -0.8। मैम -0.8 आएगा। -0.8 आएगा, वेरी गुड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मैम -2.4 प्लस 2p। मैं यहाँ पे लिख दूं -2.4 डेल नो, नहीं 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 नहीं, -2.4 नहीं आ रहा बेटा मेरे पास, जो है मैम -1.8 -1.8 आ रहा है। 1.8 प्लस 2 1p। इधर आओ, यहाँ पे क्या करोगे, पहले जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात आएगी तो पहले T2G में तुम खत्म करोगे, पेयरिंग करवाओगे, पहले ऐसे करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर जाएगा ना। तो जब तुम CFSC निकालोगे तो एक के लिए -0.4 है, तो 6 के लिए कितना होगा, 6 इंटू -0.4, और इसके लिए कितना होगा, +0.6 डेल नोट। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -1.8 डेल नोट। अब तुमने एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी करवाई, एक करवाई है ना, 2 तो पहले यहाँ पे है, कंपेयर करो वीक फील्ड लिगेंड से, तो तुमने एक एक्स्ट्रा पेयरिंग करवाई तो यहाँ पे 1p आएगा,
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आधी से ज्यादा बुक्स में गलत लिखा हुआ है ये, 2p लिखते हैं वो। इवन एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, वहां पे भी उन्होंने ऑप्शन में क्या है 1p नहीं दिया था, 2p दिया था। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क करना पड़ेगा, बट इसका एक्यूरेट आंसर ये आए। अगर तुम कोई स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो वहां पे 1p दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं होगा, पहली बात। D8 में क्या करोगे? D8 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो या वीक फील्ड लिगेंड लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1.2 -1.2 Yeah, very good. शाबाश। और D9 में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड। कितना आ रहा है वीक फील्ड CFSC? मैम -0.6. माइनस वेरी गुड। D10 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, तो इसमें CFSC काउंट करो, 0 आ रही होगी। मैम 0 आ रहा है. यस मैम 0। Yes, ma'am. 0. ठीक है, Yes, ma'am. चल Yes, ma'am. ओके, चले चलो क्वेश्चन करो, चलो आजो। ये वाला क्वेश्चन करो। D8 D9 D10 में ना पेयरिंग एनर्जी मत करना कैल वो, ठीक है, क्योंकि अपने आप आपने एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करवाया, वो खुद ब खुद हुआ। वेरी गुड, और बच्चे हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर बताओ भाई। Option 3. मैम ऑप्शन 3 है मैम। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आ रहा है क्या? मैम ऑप्शन 2 मैम आ मेरा रहा है. 2 आ रहा है. 3 वाले 3 कैसे निकाल रहे हो तुम? D6 है ना, लो स्पिन का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में करवाओगे ना, तो Yes. उसमें तो पेयरिंग हो जाती है ना, T2G में आ जाएंगे तीनों। Ma'am, 2 आ रहा है. 2 आएगा, ये कितना आएगा? एक के लिए -0.4 होती है तो 6 के लिए कितना होगा? -2.4, और 2 पेयरिंग होगी इसमें, तो ये आ जाएगा ना आंसर। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, यस मैम। आराम से करो, जल्दी क्या है।
ठीक है हिम्मत, क्या आ रहा है बच्चों? मैम ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आ रहा है, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने, FeCN6 4 नेगेटिव होगा तो Fe+2 में होगा, D6 होगा, और Cn क्या है, स्टोनफिल लिगेंड है, तो T6 2G में, मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, 2Tg में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला कीजिए, ये निकल है, और नीचे वाला भी कीजिए, दोनों करो, फिर आगे चलते हैं टेट्राहेड्रल पे। हाँ जी, क्या आ रहा है? 0 CFSC बतानी है आपको। मैम इसमें मैम वाटर पहले वाले का सेकंड आ रहा है। वाटर बेटा वीक फील्ड लिगेंड होता है, सिर्फ अगर कोबाल्ट+3 की बात करो तो वो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो क्या आंसर मैम बताओ? मैम ऑप्शन मैम सेकंड आ रहा है। 2 यस, क्योंकि Second आ रहा है, मैम। Fe2+ D5 होता है, और D5 हाई स्पिन में क्या होता है, CFSC 0 होती है। 0। ये वाला करो, नीचे वाला करो क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अंशिका आप बताओ। मैम 4। यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कोबाल्ट+3 होगा, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ टेट्राहेड्रल में। अब टेट्राहेड्रल में कुछ खास है नहीं, और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वाला। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक क्यूब बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है कि ये तुम्हारा मेटल है, और ये इस तरीके से लिगेंड जो है ओरिएंटेड है या सराउंड्स है, मतलब सराउंड कर रहे हैं मेटल को, देख पा रहे हो इस तरीके से। ठीक है, अब इधर अगर आप नोटिस करोगे बेटा, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल कितना है लिगेंड के बीच में, 109 पॉइंट समथिंग होता है ना सबके बीच में, और जबकि जो आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जो एक्सिस होंगी बेटा वो ये है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या आप जेड, मतलब आपको जो इन्होंने एक्स एक्सिस ये ली हुई है, वाई ये ली हुई है, जेड ये ली हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है लिगेंड एक्सिस के ऊपर से तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यस जो आपके एक्स एक्सिस हैं, जो आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस है, उसमें एंगल है 90 डिग्री, जबकि लिगेंड के बीच में 109। तो ऑब्वियस ही बात है, अब लिगेंड एक्सिस के ऊपर से तो अप्रोच नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि आपके जो 3 डी ऑर्बिटल हैं ये होती है इन बिटवीन द एक्सिस, और ये 2 होती हैं
अलोंग द एक्सिस। तो मतलब अब ये तो पक्का गारंटी है कि इन दोनों को तो रिपल्शन फेस नहीं होगा। बेटा रिजॉइन करो, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। होता क्या है मेरा बेटा, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो कोई भी लिगेंड, ध्यान से सुन लेना, none of the four ligand approach directly to the ligand। क्या बोल दिया मैंने? none of the ligand approach to the metal d orbital। मतलब चारों में से कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट अप्रोच करेगा मेटल की डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है ना, तो ज्यादा रिपल्शन इसको मिलने वाला और इसको तो मिलने भी नहीं वाला। लेकिन फिर भी मैं अगर बात कंपैरिजन करूं, तो अगर मान लो तुम्हारे मेटल के डी ऑर्बिटल, लेट्स से मैं dxy वाला केस ले लेती हूँ, तो एक बार बताओ xy का मतलब क्या है? यही होगा ना, इस तरीके से लॉब्स होंगी, ध्यान से देखिए, है ना, एक्सिस के बीचों बीच होगा। Yes, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो लिगेंड के जो लिगेंड जब अप्रोच करेगा, तो जो इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उनको कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंड तक क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा। तो मतलब रिपल्शन किस में देखने को मिलेगी? जो डी ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है। लेकिन इनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यानी कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बेटा रीजॉइन कर लो, तीन ऑर्बिटल कौन सी, इनकी एनर्जी ऊपर चली जाएगी और इनकी एनर्जी नीचे चली जाएगी। यस और नो? यानी कि टेट्राहेड्रल, फिर बोल रही हूँ, टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड है उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, और जो मेटल के डी ऑर्बिटल है उनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी वाली डी ऑर्बिटल रिपल्शन फेस कर रही है इसमें? जो इन बिटवीन द एक्सिस है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में तो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ऊपर आ रहे थे, है ना, अलोंग द एक्सिस आ रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगी जितना ऑक्टाहेड्रल में हो रही थी। यस मैम। मतलब एनर्जी कम डिक्रीज होगी और उतनी ही एनर्जी कम इंक्रीज होगी, तो गैप कम ही रह जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 ही लिगेंड है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड थे। ज्यादा लिगेंड की फील्ड होगी तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। एक ये भी रीजन है कि इसमें स्प्लिटिंग क्या होती है, टेट्राहेड्रल में कम होती है, बिकॉज देयर आर ओनली 4 लिगेंड्स। ठीक है जी। तो अगर इसका तुम्हें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हो तो कुछ इस तरीके से ही बनाओगे कि जो एनर्जी डिक्रीज हुई है वो किसकी हुई है, ई वाले की, और जो इंक्रीज हुई है वो किसकी हुई है, T2 वाले की। अब बेटा यहाँ पे हम जीरेड वर्ड यूज नहीं करते, वाई? बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई सिमेट्री नहीं है, नहीं होती। अगर तुम 3D मॉडल देखोगे टेट्राहेड्रल का, तो 2 तो प्लेन में होते हैं, एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। तो देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन टेट्राहेड्रल में, तो देयर इज नो यूज ऑफ द वर्ड जीरेड। तभी यहाँ पे देखो कोई जीरेड नहीं है, ई और T2 है। अब 2 डी ऑर्बिटल की एनर्जी कितने से कम हुई है, कितने से होगी, -0.6 से होगी, और इंक्रीज किससे होगी, +0.4 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यस और नो? यस मैम। अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान में, फिर कह रही हूँ ऑक्टाहेड्रल वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी ज्यादा नहीं है, बट पढ़ना तो है, सिलेबस में है। तो एनर्जी का जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, जब 2 डी और आप देख रहे हो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है, तो एनर्जी गैप को क्या दिखा रहे हैं, डेल्टा टी। एवरेज एनर्जी, इसको क्या बोला गया है, बैरी सेंटर बोला गया, और बैरी सेंटर से इधर आओ, 2 डी ऑर्बिटल की एनर्जी कितने से कम हो रही है, -0.6 डेल्टा टी। कितने से इंक्रीज हो रही है, 0.4 डेल्टा टी। आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा तुम्हें ये भी पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा नोट। कोई तो भाई होगा ना रिश्ता इन दोनों के बीच में। आपको मैंने 2 चीजें बताई, एक तो डेल्टा ओ में, मतलब ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड है, इसमें 4 लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग इसमें कम होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो?
Yes, ऊपर से क्या है, कोई भी लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा किसी मेटल के डी ऑर्बिटल को, तो यानी कि स्प्लिटिंग जो होती है डेल्टा टी में कितनी कम होती है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नोट, इतनी कम होती है। 2/3 देखो स्प्लिटिंग क्या होती है, इधर आओ, उसमें 6 लिगेंड है, इसमें 4 लिगेंड है, तो 2/3 से कम हो जाती है उसकी स्प्लिटिंग। और वहां पे क्या थे, क्या बोलते हैं, कोई भी लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा, तो वो भी 2/3 से जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, जो साइज है लिगेंड का 2/3 से कम हो जाता है, तो ओवरऑल कितना आता है, ये वैल्यू इतनी जाके आती है 4/9 डेल नोट, 4/9 डेल नोट। वैसे इसको नोट नहीं ओ बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा केमिस्ट्री में, बिकॉज ओ इंडिकेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेरा बेटा और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हो रही है, तो इसमें हमेशा पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए भैया बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो चीजें मैं तुम्हें कवर करती जा रही हूँ, प्लीज कुछ मत भूलना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लिख लिया ये। मतलब लिगेंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राहेड्रल में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनेंगे। नीचे क्या होगी, नीचे तुम्हारी ई वाली होगी और ऊपर क्या होगी, तुम्हारी T2 वाली होगी। ठीक है जी। यस मैम। CFSC कैसे निकालोगे, वैसे ही निकालोगे, -0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E प्लस 0.4 N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2। पेयरिंग एनर्जी इसमें आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, एक का निकाल के दिखाती हूँ तुम्हें, बाकी तुम घर पे निकालना क्योंकि मैंने सिखा दिया है। इधर देखो, ऊपर क्या है, T2 है, नीचे क्या है, E है। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कितनी आएगी, -0.6 डेल्टा टी आएगी, हाँ या ना? यस मैम। सोच लो सारे बच्चे, सोच लो। यस मैम, यही आएगी लेकिन यहाँ मैम। पे तो मैम ये दिखा रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ, डेल्टा टी को ये लिखा हुआ है 4/9 डेल्टा नोट, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में निकाल रखा है इसको। ऐसे ही तुम D2 के लिए निकाल लो, D3 के लिए निकाल लो, 4 के लिए निकाल लो, 5 के लिए 0 ही आएगी, ऐसे ही 10 के लिए 0 आएगी। इस तरीके से तुम किसी की भी CFSC निकाल सकते हो टेट्राहेड्रल में, बट ये टेट्राहेड्रल में ज्यादा नहीं पूछी जाती, ऑक्टाहेड्रल में पूछी जाती है, समझे? तो आज तुम्हें ये सब प्रैक्टिस करनी है, क्या D1 से लेकर D10 CFSC निकालनी है ऑक्टाहेड्रल के केस में, D1 से लेकर D10 CFSC निकालनी है टेट्राहेड्रल के केस में। दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है ये पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज तुम पढ़ोगे, और जो DPP है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है? यस मैम। तो ठीक है, आज बहुत सारी नई चीजें तुमने पढ़ी हैं। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना और क्वेश्चंस जो दूंगी वो कर लेना, क्लियर हो, तुम्हारा अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा? किसी का कोई डाउट है लास्ट क्लास से तो प्लीज पूछो, बिकॉज अभी अपने पास 5 मिनट है मेरा बेटा। मैं भी यहीं पे ही हूँ, डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। हाँ जी मैम, हमने पढ़ा ही नहीं तो क्या डाउट, हमने असाइनमेंट किए ही नहीं तो डाउट क्या होंगे? मैम असाइनमेंट की थी मैम, ड्राइव में सेव हुई नहीं तो डिलीट हो गई मैम। बड़ी अच्छी बात है। वहां पे रिसोर्स शीट है ना, रिसोर्स शीट वहां पे मिल जाएगी, दोबारा जाके देख लेना। अगर नो आपका मैम, जो कोई एक मिनट रुको, जो आपके अगर मान लो आपकी डिलीट हो जाती है PDF, तो जो आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो रिसोर्स शीट है ना, उस पे जाओ, क्लिक करो, वहां पे आपको सारी दोबारा मिल जाएंगी, क्या DPP, ठीक है? हाँ अभिषेक।
मैम मैं बोला था मैंने असाइनमेंट की थी ना मैम, ड्राइव में सेव हुई नहीं और डिलीट हो गई मैम वो। अच्छा असाइनमेंट, अच्छा अच्छा, कोई नहीं बेटा, दोबारा कर लेना, ठीक है।